हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल इन वन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से मैं आपके लिए जो जेई की एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम डेली आने वाले दिनों में क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि कंसेप्ट तो हम पढ़ लेते हैं, अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं आपको कंसेप्ट भी करवा दूंगा, पर जो मेन चीज़ है वो मैं आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट डू योर सेल्फ की एक्सरसाइज है जो मैंने एलन के नोट से उठाई है, वहाँ प्रैक्टिस के लिए दे रखी है। तो वन बाय वन मैं सारी डू योर सेल्फ आपको करवाऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट क्या होगा कि क्वेश्चन के साथ साथ ही करवाता जाऊंगा, तो कोई जो भी कंसेप्ट यूज होगा वो हम नोट डाउन कर लेंगे की पॉइंट की तरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज ए फंक्शन, कि इनमें से आपको कुछ रिलेशन दे रखी है, जिसमें सेट ए ये हो गया, सेट बी ये हो गया। सेट ए जो है वो डोमेन का काम कर रहा है यहाँ पे, और जो सेट बी है हमारा वो कोडोमेन का काम कर रहा है। ठीक है ना। कोडोमेन, ये डोमेन क्या होती है, जहाँ से इनपुट लेते हैं, और कोडोमेन क्या होती है, जहाँ पे हमको आउटपुट मिलती है, और आउटपुट जो होती है वो हमारी रेंज होती है। ठीक है जी। तो अब पूछा है कि कौन कौन सा फंक्शन होगा। तो फंक्शन के लिए क्या होती है, फंक्शन के लिए दो कंडीशन होती है सर। कौन कौन सी। एक तो ये कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक तो ये कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, और दूसरी कौन सी होती है बच्चों, दूसरी होती है कि एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट हैज इमेज, एवरी एलिमेंट हैज इमेज। तो ऐसे हम हर क्वेश्चन के पहले डिटेल पढ़ लेंगे कि इसका मतलब क्या है, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक बात है ना। तो दो कंडीशन होती है कि एक तो यूनिक इमेज होनी चाहिए और एक सबकी इमेज होनी चाहिए। तो अगर हम पहले R1 को देखें तो इसके अंदर पहले इनपुट देखो क्या है, 1 2 3 4। तो R1 में चेक करो क्या सभी को ले रखा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 4 है, मतलब चारों तो है। इसका मतलब फंक्शन तो बनेगा। क्यों? क्योंकि चारों एलिमेंट ले रखे हैं, तो यूनिक इमेज होनी चाहिए। नहीं बनेगा, सॉरी। देखो कैसे, 1 की इमेज 1 है, ठीक है। फिर 2 की इमेज 4 है, चलो ये भी बात सही है। 3 की इमेज 9 है, ये भी बात बिल्कुल सही है। 4 की इमेज 16 है, और फिर और लिखा हुआ है 4 की इमेज। अब इस 4 को यहाँ तो लिखेंगे नहीं, इसी 4 को ऐसे कर देंगे, और उसकी इमेज है 25। ये क्या हो गया, ये तो कंडीशन ही फेल कर गया। कैसे सर, आपने बताया था हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए थी, तो 1 की तो 1 है, सही बात है। 2 की 4 है, बिल्कुल सही बात है। 3 की 9 है, बिल्कुल सही बात है। अभी तक तो यूनिक चल रही है, लेकिन जैसे ही 4 पे आए इसकी तो 2 इमेज आ गई। जैसे ही 2 इमेज आई, फंक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की, तो इसका मतलब R1 इज नॉट ए फंक्शन। R1 हमारा फंक्शन को प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन नहीं बनाएगा। ठीक है, अगले पे मूव करते हैं, धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कम आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चनों में एकदम बढ़िया समझ आ जाएगा। R2 पे आते हैं। R2 के अंदर देखो इनपुट क्या क्या लिया है। इनपुट मैंने 2 ले लिया, इनपुट मैंने 3 ले लिया, और इनपुट मैंने 4 लिया। यहाँ पे 2 है, 3 है और 4 है। अब इनपुट तो मेरे को चारों चाहिए थी, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ मैं 3 ले रहा हूँ। इसका क्या मतलब हो गया, इसका सर मतलब ये हो गया आपने 1 को छोड़ दिया। 1 को छोड़ दिया मतलब इसकी इमेज ही नहीं बनाई हमने, और इमेज नहीं बनाई तो ये तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई कर दिया कि एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। यहाँ तो 1 की इमेज ही नहीं है, तो दैट्स मीन ये भी फंक्शन को फॉलो नहीं करेगा, मतलब फंक्शन नहीं बनाएगा। R3 पे आते हैं। चेक करो इनपुट क्या क्या ले रखी है। सर 1 ले रखा है, 2 ले रखा है, 3 ले रखा है और 4 ले रखा है, मतलब चारों की चारों इनपुट तो ले रखी है। तो सही बात है, मतलब हर एलिमेंट की इमेज तो है। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या ये इमेज यूनिक है। तो लेट चेक करते हैं। 1 1 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 3 9 पे जा रहा है, 4 16 पे जा रहा है। 1 कहाँ जा रहा है, 1 1 पे जा रहा है। 2 कहाँ जा रहा है, 4 पे जा रहा है। 3 कहाँ जा रहा है, 9 पे जा रहा है। और 4 कहाँ जा रहा है, 16 पे जा रहा है। यानी सारे जो एलिमेंट है वो यूनिकली मैप हो रहे हैं, सारे एलिमेंट यूनिकली मैप हो रहे हैं, और सारे के सारे हो रहे हैं। दैट मीन R3 जो है वो क्या बनेगा, वो एक फंक्शन बनेगा। R4 पे आ जाते हैं। R4 पे चेक करते हैं क्या क्या है। तो R4 के अंदर हमने देखा कि 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। सही बात है, चारों एलिमेंट ले लिए, तो सर इमेज तो चारों की है। ठीक है, अब बात इतनी रहती है कि वो यूनिक है क्या। तो लेट चेक। 1 1 पे जा रहा है, ठीक है। 2 को 4 से मैप करा दिया, सही बात है। 3 को 9 से करा दिया, और 4 को 4 से करवा दिया। तो दैट्स मीन सबको यूनिकली रिप्रेजेंट किया। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दो, जिसकी दो इमेज आ रही हो। सभी एलिमेंट की इमेज है, और ऊपर से यूनिक भी है। तो दैट्स मीन R4 भी क्या बनाएगा बच्चों, R4 भी एक फंक्शन बनाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, कि इनमें से कौन सा एक ग्राफ का फंक्शन है। अब ग्राफ से रिलेटेड एक की पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। कंडीशन वही रहनी है, फंक्शन कब बनेगा, जब एवरी एलिमेंट की इमेज हो, एवरी एलिमेंट की इमेज हो। वहां तो हमें एलिमेंट दिख रहे थे, अब जैसे उसके अंदर तो हमें पता चल गया था कि 4 था, 4 के लिए 16 और 25 आ रहा था। ग्राफ में कैसे पता चलेगा, ग्राफ को देख के। एवरी एलिमेंट हैज इमेज, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और दूसरी बात यूनिक होनी चाहिए, राइट।
तो इसका मतलब ये हो गया कि इनपुट जो भी लेंगे उसके लिए आउटपुट यूनिक मिलना चाहिए। अब इसके चेक करने का तरीका क्या होता है, हाउ टू चेक, चेक कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, ड्रा वर्टिकल लाइन, ड्रा वर्टिकल लाइन एंड चेक हाउ मैनी पॉइंट, यहां लिख देता हूं, इट कट द ग्राफ, कि ग्राफ को यह कितने पॉइंट पे कट करेगी। अगर एक पे कट करती है तब तो आप बोल दोगे कि वो फंक्शन है, और लेकिन एक से ज्यादा करती है तब ये फंक्शन नहीं होगा। अब कैसे, सर बात समझ नहीं आई, समझ आएगी ग्राफ से, देखो कैसे। अब ये ग्राफ है, मैंने कहा वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो, आपने कर दी, फिर कर दी, फिर कर दी, फिर कर दी, फिर कर दी, ऐसे आप करते ही जा रहे हो। अब मुझे ये बताओ, ये ग्राफ को कितने पॉइंटों पे कट कर रही है। सर ये तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, चाहे हम कितनी भी वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें, कितनी भी वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें। अब आपको ये बात किसी ने बताई होगी कि ये जो एक्स एक्सिस होता है ये हमारा किसकी तरह काम करता है, ये हमारा इनपुट की तरह काम करता है, सॉरी किसकी तरह काम करता है, इनपुट की तरह। और ये वाई एक्स एक्सिस जो होता है वो आउटपुट वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आती है। अब ये इनपुट आउटपुट का क्या मतलब होगा, जैसे मैंने यहाँ x1 रखा तो इसके लिए मुझे आउटपुट एक ही मिला, मैंने यहाँ कोई x2 रखा इसके लिए मुझे आउटपुट कोई y2 मिल गया। इनपुट मैं रख रहा हूँ, मेरे को आउटपुट एक ही मिल रही है, तो दैट्स मीन हम इसको कहते हैं कि ये 1 1 होगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन तो बन ही रहा है, हर इनपुट पे आउटपुट आ रही है, ऊपर से यूनिक आउटपुट आ रही है, तो दैट्स मीन ये तो फंक्शन का ग्राफ है। इसीलिए वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाया। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये बता देता है, लाइन से पता चल जाता है कि इस ग्राफ की हर बार क्या वैल्यू आएगी। अब बी को देखो जरा, बी के अंदर मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा की, तो जैसे ही मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा की मेरे को दिखाई दे गया कि ये क्या हो गया, एक लाइन जो है वो ग्राफ को 2 पॉइंटों पे काट रही है, 2 पॉइंटों पे काट रही है। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने यहाँ कोई x1 लिया है, इसके लिए मुझे 2 वैल्यू मिल रही है, एक तो कोई ये मिल रही है जिसको मैं y1 नाम दे दूं, और एक मेरे को कोई यहाँ मिल रही है -y1, यानी मैंने x1 लिया है जिसके लिए मुझे एक y1 मिल रहा है, दूसरा मुझे माइनस का y1 मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये तो यूनिक इमेज नहीं आई। अगर यूनिक इमेज नहीं है तो ये जो ग्राफ है ये फंक्शन नहीं बनाएगा। तो कभी भी अगर आपको लाइन की हेल्प से चेक करना हो किसी ग्राफ को कि वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, किसी ग्राफ को चेक करना हो कि वो फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे और चेक करोगे कि वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करती है। अगर एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो वो फंक्शन होगा, और अगर एक से ज्यादा कट करेगी तो इट मीन वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि उस सिचुएशन में एक इनपुट के लिए हमारे पास बच्चों 2 आउटपुट आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ गए होंगे। अभी 2 ग्राफ और है तो और अच्छे से समझ जाओगे। ये मैंने एक सर्कल का ग्राफ लिया, ठीक है, अब मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा की, जैसे वर्टिकल लाइन ड्रा की मुझे दिखाई दिया कि ये क्या कर रही है, फिर से ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी इस वाले पॉइंट के लिए जो कि मान लेते हैं -x1 है, इस पॉइंट के लिए 2 आउटपुट मिली, एक तो ये मिली जो y1 है, और ये एक नेगेटिव साइड में y1 मिली, यानी एक एलिमेंट की 2 इमेज हो गई। यहाँ पे एक एलिमेंट जो नेगेटिव था उसकी एक इमेज आ रही है y1 और दूसरी आ रही है -y1, दैट मीन ये भी फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ अभी कुछ और थोड़ा सा समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं डी ऑप्शन की तरफ। साइन का ग्राफ तो नहीं बोलेंगे इसको, साइन का नहीं है, साइन का ओरिजिन से पास होता है, तो ये ग्राफ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे। सर खींच दी वर्टिकल लाइन, जैसे वर्टिकल लाइन खींची और हर जगह खींची तो हमें पता चला कि ये तो इसको हमेशा एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। देखो यहाँ कट गया, ऐसा कोई मतलब पॉइंट ही नहीं आ रहा, ये डबल कट कर जाए, नहीं आ रहा ना। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये हमारा फंक्शन का ग्राफ है बिल्कुल, क्योंकि इनपुट के लिए आउटपुट हमें सिंगल मिल रही है और यूनिक भी मिल रही है, और हर एलिमेंट की क्या आ रही है, हर एलिमेंट की इमेज आ रही है। तो फंक्शन की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, कि यूनिक इमेज होनी चाहिए और ऊपर से हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तो दैट्स मीन ये भी एक फंक्शन का ग्राफ है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं ना इस थर्ड क्वेश्चन को कराने से पहले एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा एलिप्स के बारे में। जैसे अब आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा। एलिप्स की शेप कुछ ऐसे होती है, अंडाकार शेप होती है। अब मैं पूछूं कि बताओ ये जो भी ग्राफ बनाया मैंने ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, तो आप क्या करोगे, सर हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। करो, हमने जैसे ही वर्टिकल लाइन ड्रा की हमें क्या मिला, सर हमें दिखा कि हमारी वर्टिकल लाइन जो है ग्राफ को 2 पॉइंटों पे काट गई, ग्राफ को 2 पॉइंटों पे काट गई। इसका मतलब हमने जो एलिप्स का ग्राफ बनाया है, हमने जो एलिप्स का ग्राफ बनाया है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसका मतलब एलिप्स एक फंक्शन नहीं है। सेम वे में सर्कल एक फंक्शन नहीं है। समझ गए पॉइंट को, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट दे दीजिए, इसको रफ कर देता हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाइए।
थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों कि आपके पास एक सेट है ए जिसमें 11, 13, 15 और 17 चार एलिमेंट है। ये चारों के चारों क्या है, चारों के चारों इनपुट की में लिए जाएंगे, ठीक है ना। इनपुट है ये सेट जो है ये डोमेन की तरह काम करे, डोमेन होगा ये, ठीक है, डोमेन होगा। और बी जो है वो यहाँ कोडोमेन है। हमेशा याद रखना सेकंड वाला कोडोमेन की तरह कंसीडर होगा और फर्स्ट वाला डोमेन की तरह। 12, 14, 16, 18 बी टू सेट है। आर रिलेशन डिफाइन कर रखी है ए टू बी, ए टू बी। किस तरह से रिलेशन है, आर आपके पास एक रिलेशन है जिसके अंदर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, एक एक्स है और एक वाई है। इन दोनों पे कंडीशन लगा रखी है। क्या कंडीशन लगा रखी है कि इसके अंदर वही एलिमेंट आएंगे जब एक्स जो है वो वाई से बड़ा होगा, तो आपको राइट करना है। तो सिंपल सी बात है। अब आप इसके अंदर देखो, ये जो पहला होता है ये इनपुट होता है क्योंकि ये एक्स एक्सिस का एलिमेंट होता है, और ये आउटपुट होता है, राइट। अब यहाँ ध्यान से देख के मुझे बताओ एक्स की कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए तो वाई जो है मिनिमम 12 है। वाई जो है उसकी अगर मिनिमम वैल्यू में बात करूं तो वो सेकंड से उठाऊंगा, वो क्या हो सकती है, 12 हो सकती है। मतलब एक्स को मैं 12 से नीचे नहीं ले सकता, इसीलिए मैं एक्स को क्या लूंगा, एक्स को मैं एक तो 13 लूंगा। तो इधर से वाई क्या हो जाएगा बच्चों, इधर वाई 12 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो एक ऑर्डर पेयर दोनों को मिला के कितना बना, 13 और 12 का। दूसरा अगर मैं 15 लेता हूँ, दूसरा अगर मैं 15 लेता हूँ तो ध्यान से देखिएगा। अब मैंने 15 लिया है क्योंकि 11 तो ले ही नहीं सकते, 13 में ले चुका हूँ। अब अगर मैं 15 लूंगा तो इधर से मेरे पास 12 भी आ सकता है और इधर से मेरे पास 15 के साथ 14 भी आ सकता है। हम सिर्फ रिलेशन बना रहे हैं, फंक्शन नहीं बना रहे, हम सिर्फ रिलेशन आर बना रहे हैं। उसके बाद में मैं इधर से 17 लूंगा तो 17 के साथ 12 भी हो जाएगा, 17 के साथ 14 भी हो जाएगा, 17 के साथ और क्या क्या होगा, 16 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, और बचा ही नहीं है। तो दैट्स मीन अगर मैं आर बनाना चाहूँ यहाँ से तो आर के अंदर क्या क्या आ जाएगा सर, आर के अंदर एक तो 13, 12 आ जाएगा, दूसरा 15, 12 आ जाएगा, और उसके बाद 15, 14 आ जाएगा, उसके बाद 17, 12 आ जाएगा, और उसके बाद 17, 14 आ जाएगा, देन आफ्टर 17, 16 आ जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड जो है वो आर डिफाइन। हाँ, तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्या आ गई, आर आ गई ना, ठीक है। अब अगर मैं चेक करने को बोलूँ कि बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आपका सिंपल सा जवाब क्या आएगा, सर ये फंक्शन तो नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर एक तो 15 की दो वैल्यू आ रही है, 15 जो है वो 12 पे भी मैच हो रहा है, 15 14 पे मैच हो रहा है। एक यहाँ 17 जो है वो 12 पे मैच हो रहा है और 17 ही हमारा 14 पे हो रहा है और 17 ही 16 पे हो रहा है। तो फंक्शन तो नहीं बनेगा क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेज आ रही है, दैट्स मीन ये फंक्शन तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि आपके पास एक सेट है कोई ए जिसके अंदर 1, 2 है, 3, 4 है, और एक बी है जिसके अंदर P, Q, R है, और दूसरा S, T है। देन आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनानी है। बच्चों ये जो होता है A क्रॉस B जो होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे डिफाइन करते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है जिसके अंदर मैं दो ही एलिमेंट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, A, B ले लिया और दूसरा मैंने सिंपल ले लेता हूँ C ओनली, ताकि जल्दी से कंसेप्ट को समझ पाए। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आते हैं इसके अंदर, जिसमें फर्स्ट ए का एलिमेंट लेते हैं, देन उसके लिए बी में से कितने ले सकते हैं। जैसे अगर मैं ए उठाता हूँ यहाँ से तो ए के लिए मैं सिर्फ ए की पॉसिबिलिटी यहाँ सी है, चलो एक काम करते हैं एक और इंक्लूड कर लेते हैं जिससे आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाओ। सी भी इसके अंदर डाल देता हूँ। अब एक चीज देख पा रहे हो, इसका एक एलिमेंट उठाया तो कोमा लगा के अगला पेयर लिखना होता है, तो लिख दिया मैंने सी। अब कोमा लगा के और ए के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और हो सकती है डी वाली, ठीक है। देखो मैंने कोमा लगाया, इसका एलिमेंट लिया, फिर कोमा लगा के अगले का एलिमेंट लिखा, बहुत जरूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन में यही गड़बड़ कर रखी है। कोमा, फिर इधर से मैं बी उठा सकता हूँ, बी के साथ कोमा में सी आ सकता है, और बी के साथ कोमा में क्या आ सकता है, और बी के साथ कोमा में डी आ सकता है। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में अगर मैं फर्स्ट देखूं तो ये 1, 2 तो उठा लिया, सही बात है, ये देखो ये रहा, कोमा लगा के दूसरा एलिमेंट उठा लिया, सर बात तो सही है बिल्कुल, इसका मतलब ये होगा नहीं, दोनों एलिमेंट को तो उठा लिया, ठीक बात है, लेकिन ये ब्रैकेट का है, क्या यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आनी थी, क्या यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट नहीं आनी थी, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट की तरह काम कर रहा है बच्चों, तो यहाँ एक ब्रैकेट आनी थी ना, तो दैट्स मीन ये तो आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं देखा कि इसमें देखो पहला एलिमेंट उठा लिया, सही बात है, दूसरा एलिमेंट भी उठा लिया, दूसरे के ये वाली तो ब्रैकेट लगा दी, अब यहाँ की तो ब्रैकेट गायब होगी ना, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखूं तो ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग नहीं होता, पूरा ऑर्डर्ड पेयर उठता है। तो ये अगर 1, 2 लिखा तो पूरा का पूरा उठना चाहिए था, ये पूरा का पूरा उठना चाहिए था, तो मतलब 1, P टाइप का तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये भी गलत है।
आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर आते हैं तो देखो ये ब्रैकेट लगा रखी है, फिर पहला एलिमेंट उठा लिया, फिर दूसरा एलिमेंट उठा लिया, ब्रैकेट बंद कर दी, सही है। आगे बढ़ते हैं, 1,2 उठा लिया, फिर ये देखो एस टी है तो टी एस नहीं ले सकते, मतलब आंसर तो ये भी गलत हो गया। आप इंटरचेंज करके नहीं लिख सकते, आपको पता होगा इस बात का कि दो ऑर्डर पेयर अगर मैं बराबर कर रहा हूँ तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब पहला पहले के बराबर हो और दूसरा y जो है वो b के बराबर हो, क्योंकि इन दोनों में बहुत फर्क होता है बच्चों। 2,4 लिखने में और 4,2 लिखने में जमीन आसमान का अंतर है, तो ये दोनों अलग चीज होती है, आप इनको बराबर नहीं कर सकते। तो सर इसका मतलब तो हो गया कि ये हमारा इसमें से कोई भी नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने थोड़ी सी जब क्वेश्चन को टाइप किया ना तो इसने टाइपिंग मिस्टेक कर दी। क्या इसके अंदर अगर बी वाले को देखें ना आप, बी वाले को तो देखो इस पे आ जाओ एक बार, 1,2 ये ब्रैकेट लगाई, 1,2 पूरा उठाया, कोमा लगा के एस टी जो आखिरी वाला उठा लिया, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा दी। फिर देखो सेकंड एलिमेंट 3,4 के पहले ब्रैकेट लगाई, फिर ये एलिमेंट उठा लिया, कोमा दूसरा एलिमेंट उठा लिया जो कि सेकंड सेट का हो गया, फिर ब्रैकेट लगा दी। आगे आते हैं, फिर ब्रैकेट लगाई, पहला एलिमेंट 3,4 उठाया और फिर कोमा लगा के दूसरा एलिमेंट उठा लिया, एस टी, और फिर ब्रैकेट बंद कर दी। तो देख पा रहे हो कि ये दोनों बिल्कुल सही थे। तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई और ये ब्रैकेट वो लगाना भूल गया हो। अगर भूल गया तो आंसर हमारा ये होगा, और अगर वो उससे नहीं हुई है गलती तो इसमें से फिर आंसर कोई भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ 14 क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है नंबर ऑफ ए के अंदर 3 एलिमेंट है और नंबर ऑफ बी के अंदर 2 एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन आपको फाइंड करनी है, दैट कैन बी फॉर्म सेट ए टू सेट बी, यानी ए टू बी कितनी रिलेशन बनाई जा सकती है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितनी रिलेशन हो सकती है। और एक चीज और है, इसने एक वर्ड यूज किया है, इस पे जरा फोकस डालिएगा, नॉन एम्प्टी। क्या नॉन एम्प्टी? एक्चुअली में एक चीज देखो, रिलेशन क्या होती है। मैंने सेट ए बनाया, मेरे को यहाँ दोबारा ड्रा करना पड़ेगा, तो मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए। मैंने ए बनाया जिसके अंदर मैंने ए कोमा बी लिखा, ठीक है ना। फिर हमने एक बी सेट लिया जिसके अंदर हमने कोई सी कोमा डी लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊं तो वो क्या होगी, चलो फटाफट बना देते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी सर, ए के को साथ सी आ जाएगा, कोमा में ए के साथ डी आ जाएगा, और उसके बाद में बी के साथ सी आ जाएगा, और क्या होगा, बी के साथ डी आ जाएगा। ये इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, ठीक बात है। अब रिलेशन क्या होती है, रिलेशन एक्चुअली में इसमें से कुछ भी थोड़ा बहुत पार्ट उठा लिया, लाइक मैंने ए के साथ सी उठा लिया और बी के साथ डी उठा लिया, ये क्या है, ये रिलेशन है। तो एक चीज देख पा रहे हो, रिलेशन जो आई है वो कहाँ से निकल के आई है, कार्टेशियन से निकल के आई है। तो एक्चुअली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये एक सेट था और इस सेट से हमने एक छोटा सेट ड्राइव कर लिया, वो क्या है, सबसेट है, सही बात है ना, सबसेट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ से कितने सबसेट बना सकता हूँ, एक्चुअली में तो ये हो गया कि हाउ मेनी रिलेशन, कितनी रिलेशन हो सकती है, कितने ऐसे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। तो एक्चुअली में ये पूछ रहा है हाउ मेनी सबसेट। हम जानते हैं सबसेट जो होता है ना, वो किसी भी सेट का, जैसे अगर मेरे पास ए सेट है तो उसके अगर मैं सबसेट बात करूँ ना, अगर इसके पास n एलिमेंट है, कितने हैं बच्चों, n एलिमेंट है, देन इसके जो सबसेट होंगे ना वो 2n होंगे। कैसे सर, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कोई सेट लिया, यही ले लेते हैं, इसके अंदर कितने हैं, देखो इसके अंदर 2 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है बच्चों, 2 एलिमेंट है। तो यानी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसके पास कितने सबसेट होंगे, इसके पास सबसेट होंगे 2n, मतलब n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, तो वो 2 है, तो यानी इसके सबसेट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। सर बना दीजिए कौन कौन से बनेंगे। बिल्कुल, देखो पहला तो इसमें से ए उठ सकता है ओनली, सही बात है। फिर ओनली बी भी उठ सकता है, ये भी उसका एक सबसेट हो गया क्योंकि वो उसका एक पार्ट है, ठीक है। ये ब्रैकेट होता है, ये एलिमेंट है, और बाहर वाली जो है वो ब्रैकेट जो है सेट को डिनोट करने के लिए लगाते हैं। दूसरा सर पूरा भी उठ सकता है, ए कोमा बी, ये भी तो उसी का एक पार्ट है। और तीसरा बच्चों हमेशा एक फाइव होता ही होता है, ये भी उसके अंदर इंक्लूड है, दैट मीन ये भी उसका एक पार्ट है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4। अब ये तो छोटे थे हमने बना दिए, लेकिन मोटा सेट आ जाए तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला लगाते हैं कि 2 की पावर n हो सकते हैं। अब ये भी तो एक एलिमेंट था जो हमने उठा के यहाँ रख दिया था, और बी डी भी क्या था, ये भी एक एलिमेंट था जो उठा के यहाँ रख दिया था। तो ऐसे कितने बन सकते हैं, ऐसे कितने बन सकते हैं अलग अलग। तो ऐसे बनेंगे वही 2n, यानी नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, हम कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला है। एक्चुअली में सबसेट का जो होता है ना वही होता है। और एक बात और याद रखना, पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो ऑल सबसेट को कंटेन करता है। मैं लिख देता हूँ पावर सेट क्या होता है, ठीक है। पावर सेट, ए सेट विच इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ए सेट which is collection of all subset is called power set, power set, or it
डिनोटेड बाय, इसको लिखा कैसे जाता है, कोई भी सेट ए है तो ऐसे करके लिखा जाता है और 2n आते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, लौट आते हैं वापस। तो अगर मैं बात करूं तो पहले तो ये देखो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर हम बात करें तो इधर 3 एलिमेंट है और इधर 2 एलिमेंट है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक के लिए 2 बनेंगे, तो टोटल तो 6 हो गए। फिर कितने हो गए, 6 हो गए। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन दैट कैन बी फ्रॉम ए टू बी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 एलिमेंट का सेट बनाना पड़ेगा ना हमको, नेक्स्ट पेज पे बनाए क्या। तो नॉन एम्प्टी रिलेशन, हाँ देख लेते हैं एक बार, एक मिनट दीजिएगा मेरे को, इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ ए के पास जो है वो 3 एलिमेंट है और ए के पास, सॉरी क्या लिखना था मेरे को, एक मिनट। नंबर ऑफ ए कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, और नंबर ऑफ बी कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ बी हमको दिए हुए हैं 2 एलिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू इस 3 है, तो एक के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, तो इस टाइप से टोटल कितने बन जाएंगे, टोटल यहाँ से अगर मैं रिलेशन बनाऊंगा, सॉरी अगर मैं ए क्रॉस बी बनाऊंगा तो टोटल इसके अंदर जो है वो 6 एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू अगर नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए तो 2⁶ होगी कि नहीं होगी, होगी ना। 2⁶ कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 64, 64 होता है ना। तो ये 64 हो गए, मतलब नंबर ऑफ रिलेशन कितनी हो गई, 64 हो गई। अब एक बात और देखो, जो मैंने बताया था इसने नॉन एम्प्टी का यूज किया था। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन, एक टाइप से मान रहा हूँ मैं, जैसे ये रिलेशन, तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये तो एम्प्टी है। अब एम्प्टी कंसीडर ही नहीं करना, तो इसका मतलब एक एम्प्टी आता है, तो इसके अंदर से एक कम कर दिया, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 63 हो गया। क्योंकि अब 64 तो है नहीं, क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि नॉन एम्प्टी तो होनी नहीं चाहिए। अब अगर आप ऐसे करके बनाते हो तो इसके अंदर एक नॉन एम्प्टी भी आएगा, नॉन एम्प्टी कंसीडर नहीं करना, दैट मीन कि हमारा आंसर जो है वो 63 हो गया। अब ये थोड़ा सा कार्टेशियन वाला थोड़ा कम समझ आया होगा, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर ये जो छठा क्वेश्चन है अगली क्लास में करेंगे, लंबी हो जाएगी क्लास। देखो एक मिनट वापस उसी पे आ जाते हैं, यहीं से बता देता हूँ। यहाँ कितने एलिमेंट थे सर, 2 एलिमेंट थे। यहाँ कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे। तो यहाँ के 2 और यहाँ के, अब इस एक एलिमेंट के लिए 2 पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है, तो 1 और 2। अब इस बी के लिए भी तो 2 पॉसिबिलिटी है, इसके लिए भी 1 और 2, तो टोटल देखो 1 2 3 4, टोटल 4 बन गए। और यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करने से भी क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। अब इस केस में यहाँ 3 एलिमेंट है और एक एलिमेंट के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी, तो 2 2 4 2 6, और 3 × 6 करने से भी क्या आ रहा था, आंसर आ रहा था। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कार्टेशियन में कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, m × n होते हैं। ये बात भी सही है, लिख लो। अगर एन ए बराबर m है और एन बी बराबर n है, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी इज m × n, ठीक है। तो ऐसे में हर क्लास में आपको क्या करूंगा, चीजें एक्सप्लेन करता चलूंगा, और साथ में क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में उनके कंसेप्ट भी करेंगे। अब ये छठा और सातवां 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो मेरी एक्सप्लेनेशन है और ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है जेईई के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, तो ये आपको कैसी लग रही है और ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।